रिटर्न ऑफ इनकम या कह दो असेसमेंट प्रोसीजर। ये जो चैप्टर है इसमें अब तक अपन ने पढ़ लिया था इनकम टैक्स सीए इंटर 1, क्या सेक्शन 139A पढ़ा, रूल 114 क्या था कि भैया अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है तो आपको क्या है, पैन नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न बिना पैन के जाएगी नहीं। कब तक अप्लाई कर दो, 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई तक तो रिटर्न ही जानी है, तो 31 मई तक तो अप्लाई कर ही लो भाई। रिटर्न भरने से पहले पैन तो चाहिए, बिना उसके तो पैन के रिटर्न जाएगी नहीं। ठीक है, चलो फिर क्या कहता है सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा, अगर आपका टीडीएस कटा है सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, अपना पैन, वरना वो बिना पैन के टीडीएस काट लेगा, जिसका कि कल को कोई रिफंड नहीं आना। तो पैन नंबर जरूर से दे देना, और वैसे भी पैन नहीं दोगे तो टीडीएस की रेट क्या हो जाती है, हाई, नुकसान होगा आपको, इसलिए पैन जरूर से दे देना। ठीक, जैसे कि शराब, देखो मैंने कल बताया था टीसीएस का रूल, क्या कि मान लो आप वाइन रिटेलर हो, वाइन मर्चेंट हो, आप कंपनी है मान लो, कौन सी ले लो, वाइन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 100 पाइपर, 100 पाइपर वाले ये वाइन मर्चेंट रोहन ट्रेडर सिरसा, रोहन ट्रेडर सिरसा 100 पाइपर वालों से क्या ले रहा है, वाइन। ये वाइन सेल करेंगे, अगर वो 2 करोड़ रुपए की सेल है, इस पे क्या लगाएंगे वो, जीएसटी। जो भी आप ये कह दो, अभी जीएसटी आया नहीं शराब पे, पेट्रोल पे, चलो, क्योंकि सरकारों की कमाई का बहुत बड़ा सोर्स है शराब, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट देना नहीं चाहती आधा इसमें, तो इसलिए अभी तक शराब पे और पेट्रोल डीजल प्रोडक्ट्स पे अभी तक जीएसटी नहीं लगा है, वही लग रहे हैं पुराने वैट और एक्साइज ड्यूटी वगैरह। चलो 2 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर वैट एक्साइज ड्यूटी लगी, मान लो जितनी भी लगी, स्टेट टू स्टेट है, प्लस क्या लगेगा, टीसीएस, इनडायरेक्ट टैक्स की तरह सेलर बायर से ले लेगा टीसीएस, कितने परसेंट, 1%, 2 करोड़ का 1% कितना हो गया, 2 लाख। इतने पैसे कौन ले लेगा, कंपनी वाले, किससे, बाहर दुकानदार से। इस बेचारे के तो टीसीएस के गए ना, किसके, वाइन मर्चेंट सिरसा के तो टीसीएस के गए। हालांकि ये कोई कमाई कर रहा है क्या कि आप उसका टीसीएस ले रहे हो, क्या सिरसा वाले ने माल बेचा, अभी तो माल खरीदा है, लेकिन उस पर भी क्या लग गया, टैक्स, दैट्स कॉल्ड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, 1%। अब ये कल को रोहन क्या है, सेल करेगा, खर्चे करेगा, कल को प्रॉफिट कमाएगा, उस पे टैक्स बनेगा, उसमें से ये कहेगा टीसीएस ऑलरेडी डिडक्टेड या पेड, भैया मेरे पे टीसीएस पहले लग चुका है, वो कहेगा काटो मेरा 2 लाख रुपए, समझ गए, बाकी टैक्स भर देगा, या टैक्स का क्या ले लेगा, रिफंड। मान लो टीसीएस 2 लाख है, टैक्स बना ही नहीं इतना, तो क्या मिल जाएगा, रिफंड। पता क्यों ये रूल आया टीसीएस का, बताया था कल भी, ये जो वाइन मर्चेंट है ना, ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट, इनको सरकार से जो परमिशन मिलती है, लाइसेंस 1 ईयर और 2 ईयर का लाइसेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस दुकान बंद हो जाती है। कभी कभी आपने ध्यान दिया हो, वाइन की एक दुकान एक जगह पे है, थोड़े दिन बाद वो दुकान वहां नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो दुकान का जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, सरकार से उसे लाइसेंस ही कितनी देर के लिए मिलता है, कई बार कई स्टेट में 1 साल और कई स्टेट में 2 साल, उसके बाद छुट्टी, दोबारा से लाइसेंस उठेंगे, देखो किसको मिलेगा टेंडर, किसको ना मिलेगा। क्लियर,
कई कई बार लास्ट डेट्स में शराब की दुकानों पे भीड़ टूटती नहीं है। आते जाते तो देखते हैं अपा, वैसे नहीं जाते, आते जाते तो दिखता है। भीड़ इतनी लगी होती है दुकानों पे, मारा मारी हो रही होती है, और वो लिख के लगाया होता है आज एक बोतल 100 रुपए की, 150 रुपए की, लोग ले लेके स्टॉक कर लेते हैं। वजह क्या होती है? वो कहता कोई ऑफर आया है फ्लिपकार्ट की तरह। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ऑफर नहीं है। एक्चुअल में वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट है मान लो 31 मार्च 2024 तक का, और उसके ग्राउंड में माल पड़ा अभी 50 लाख रुपए का। आज तारीख होगी 25, बंदे ने खूब कोशिश की बेचने की, होलसेल में ही बेच दे या कुछ नहीं बिका। उसे पता अब लास्ट कितने दिन रह गए मेरे पास, 5-6 बेच सकता हूं तो बेच लू, एक बोतल नहीं बेच सकता, उसके बाद पकड़ा जाएगा, उसका लाइसेंस क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद अगले दिन एक भी बोतल बेची तो इलीगल हो जाएगा। तो उसे पता ही ये वाइन जो बच गई इसका क्या बनेगा बाद में, इतनी कहां स्टॉक करेगा। तो वो कहता निकाल लो भैया, कॉस्ट भी निकाल दो, और कई बार तो कॉस्ट से भी सस्ता। स्टॉक तो क्लियर करना ही है, क्योंकि आम दुकानदार तो स्टॉक ना क्लियर होगा पड़ा रहेगा, और अगले महीने और सस्ता बेच देंगे, अगले साल बेच लें। लेकिन ये तो वाइन वाला तो बेच ही नहीं सकता एक बोतल भी, तो वो स्टॉक क्लियरेंस लगाता है लास्ट के 3-4 दिन, और वो बड़ी सस्ती बेचता है। और लोग जो रूटीन ड्रिंक करने वाले हैं वो स्टॉक भी कर लेते हैं, तो कर लो यार, लेनी तो है ही है, रोज पीनी तो है ही है, स्टॉक कर ले। और ऐसे लोगों का अड्डा कोई ठिकाना ही नहीं है। साल का टेंडर खत्म, बंदा कहां से कहां पहुंच गया, इनकम टैक्स वाले ढूंढते फिरते हैं कि यहां दुकान थी वाइन की, बंदा कहां है, टैक्स नहीं देके गया हमारा। दुकान का मालिक बहादुर है, बताया था। दुकान का मालिक सेठ जी तो है ही नहीं। अवतार सिंह की दुकान है, अवतार सिंह तो आराम से बैठा है, कहता मैं क्या करूं, बहादुर को ढूंढ लो। दुकान का मालिक सरकार के रिकॉर्ड में कौन है, बहादुर। अवतार सिंह ने टेंडर किसके नाम से ले लिया था, बहादुर। बहादुर को पता ही नहीं कि वो जो दुकान कॉर्नर पे चल रही है वो मेरे नाम चल रही है, घर के नौकर के नाम। वो बताया था कल को लड़ाई हो जाती और कुछ हो जाती, मारपीट, शराबी पी के बोतल बोतल मार देते एक दूसरे के, और फिर वो दुकान वाले के भी पंगे पड़ते हैं। इसी दुकान वाला कभी भी अपने नाम लेता ही नहीं टेंडर, वो घर के नौकर या कोई गरीब इधर उधर बंदे के बेचारे के नाम ले लेता है। कल को कोई केस बना तो उसके नाम बनेगा। कल को देसी शराब में तो खासकर ड्रिंक करके मर जाते हैं लोग, तो वो दुकान वाला भी फंसता है, तो वो नौकरों के नाम लेते हैं। अब इनकम टैक्स की प्रॉब्लम सोचो ना, वो दुकान वैसे भी लंबे टाइम चलनी नहीं, साल खत्म बात खत्म, बंदा इधर उधर हो गया, कहां से टैक्स ले। और चलो टैक्स ले भी ले, पैन नंबर और उसके बेस पे किसको ढूंढ रहे हो तुम, बहादुर को, जिसका इंडिया में शायद कोई आधार कार्ड या कुछ है ही नहीं। चलो है भी तो उससे एक्शन ले लोगे, वो कहता बाबू जी मेरे को तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो इसलिए सरकार ये सब जानती है कि भैया इसमें टैक्स निकलवाना बड़ा मुश्किल, इसलिए सरकार क्या करती है, भैया ये वाइन मर्चेंट्स के ऊपर क्या रूल लगा दो, टीसीएस। कम से कम 1% तो हमारी जेब में भर गया, 1% तो आ गया। अब इसने अगर टैक्स रिफंड लेना है तो अपने आप आएगा, रिटर्न भरेगा वो बहादुर, फिर हमारे लिंक में वैसे आ जाएगा। वो नहीं आया, भाग गया, इधर उधर गायब हो गया, तो कम से कम सरकार कहती है 1% तो हमारी जेब में आ गया ना माल। इसी रूल चलाया किसका, टीसीएस। कारें ले लेके लोग पार जाते हैं, टैक्स भरते नहीं। सरकार कहती है 10 लाख से ऊपर की कार खरीद रहा है तो उस एजेंसी को कहते हैं सामने वाले से क्या ले लो, टीसीएस। मान लो सोन सिंह का नाम का आदमी हुंडई कंपनी से एक महंगी कार ले रहा है, यूनिकॉर्न टाइप की महंगी कार ले रहा है, कार सोल्ड। कार कितने वाली है, मान लो 25 लाख वाली, 25 लाख वाली। इस पे भी वो क्या लेंगे, टीसीएस फ्रॉम सोन सिंह। सोन सिंह को कहेंगे भाई साहब 25 लाख का 1% टीसीएस कितने रुपए प्लस जीएसटी। सोन सिंह के 25,000 गए, सोन सिंह के 25,000 गए, सरकार की जेब में कब्जे में 25,000 रुपए तो आ गए। सोन सिंह कोई टैक्स रिटर्न ना भरे तो 25,000 तो सरकार ले डूबेगी उसका, समझ रहे हो ना। थोड़े दिन पहले एक बंदा आया, ऑफिस में बैठा था, मैं कोई पर्सन आ गया, कोई जमींदार था, क्या है सर आप सी है, मैंने कहा हाँ।
कहता टैक्स दिलवा दोगे वापस। मैंने कहा किस चीज का है? कहता ये देखो जी, मेरा ना गाड़ी खरीदी थी मैंने फॉर्च्यूनर 45 लाख रुपए की, 45,000 का उस पर टैक्स कटा हुआ है, मुझे किसी ने बताया VCA वापस दिलवा देता है ये। मैंने कहा ऐसे वापस नहीं आता भाई, 45 लाख का सोर्स बताना पड़ेगा तेरे को। 45 लाख आए कहां से? गाड़ी खरीदी है 45 लाख की, रिटर्न भरता ना और 45 लाख की गाड़ी ले ले, सोचो क्या होगा उसका। मैंने कहा भाई ऐसे इतना आसानी से वापस नहीं आएगा, तुझे मुझे तेरी इनकम जान के रिटर्न तो भरनी होगी, तू क्या कमाता है? क्या तो उसके लिए, मैंने कहा उसके लिए बैंक की पूरी डिटेल सारा तू मुझे देगा, उसके बेस पे तेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगी, फिर हम कहेंगे तेरा टैक्स 0 है, फिर हम वापस मांगेंगे TCS 45,000, फिर सरकार कहेगी 45 लाख कैसे जोड़ दिए तूने? 45 लाख भी तो जोड़े, लेने आसान है क्या सरकार से 45,000? अब 45 दे के भी तेरा पीछा छूट दे तो खुशी बना, वरना सरकार तो 45 लाख वाले को बुलाएगी। जो 45 लाख की गाड़ी लेता हो उसके पास कितना माल होगा और वो रिटर्न ना भरता हो, सोचो पॉसिबल है? 2.5 लाख से कम कमाने वाला 45 लाख की कार ले लेगा? तो इसलिए ये तो मुसीबत है, तू इतना आराम से ना ले कि भैया ऐसे करके तेरा क्या रिफंड आ जाएगा। अपा तो सही गाइड करेंगे ना, अपा उसके रिटर्न भर के 0 और 45,000 का रिफंड मांग ले, कल को इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, वो लटकता रहेगा, फिर कहेगा आपने बताया ही नहीं। बताना तो चाहिए ना अगले को, अपनी फीस के चक्कर में आप उसके 45,000 रुपए का रिफंड क्लेम करा दो, कल को उसकी इनकम की डिटेल पूछो ना, उसके लाखों करोड़ों रुपए बैंकों में चल रहे हैं, कल को रिटर्नों में दिखाओ ना उसे पता ना हमें बताएगा, दिक्कत हो जाएगी कल को। तो ये अक्सर होता है, बंदे लापरवाह होते हैं और वो सोचते रिफंड मिल जाएगा, आसान नहीं है, डिटेल देनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स तो चाहते ही है, कहता हमने तो ही तो ये बना रखे हैं रूल ताकि सामने वाला हमारे चक्कर में आ जाए, कहीं TDS तो कहीं TCS। चलो, तो आपको क्या देना चाहिए? TCS कटा आपका, कार खरीद रहे हो 10 लाख से ऊपर तो क्या कटेगा? TCS। ये नहीं होता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी ली थी एक कार, तो वो बंदा मेरे को समझा रहा था, उसे पता नहीं था ये है, क्या सर एक TCS होता है, चिंता ना करो वापिस आ जाएगा। मुझे बता रहा था कि वापिस आ जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं। भाई वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कहीं ये ना सोचे महंगी पड़ेगी, तो वो समझा रहा है, कहते ये वापिस आ जाता होता है सर, तो इस तरह। चलो, आम आदमी को तो वो ऐसे ही समझाते हैं, ये तो आपका ही है, आ जाएगा। पर ये नहीं पता उसको कि इनकम टैक्स के जब नोटिस आते हैं तो और दे के भी पीछा नहीं छोड़ता, आ जाएगा तो छोड़ दूर की बात। शराब, टिम्बर, गोल्डन, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इन सब के ऊपर TCS कटता है। तो आपको क्या देना पड़ेगा? अपना पैन। बिना पैन के वो TCS कहां जमा कराएगा आपका? TDS कट रहा है तो भी पैन। मैं लोगों का TDS काटता हूं, मैंने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, किराया दे रहा हूं, TDS काट रहा हूं, लोन ले रखा है, ब्याज दे रहा हूं, TDS काट रहा हूं, एम्प्लॉयड हूं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, TDS काट रहा हूं। चलो, सैलरी पे TDS तो तब कटता है जब सामने वाले एम्प्लॉय की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो। आपका एक एम्प्लॉय 6 लाख रुपए लेता है, बेसिक प्लस DA 6 लाख, उस पर टैक्स बनाना, ओल्ड रिजीम लगा लो फिलहाल, नहीं कुछ बोला तो 6 लाख पे टैक्स बनाना, 4% एजुकेशन जोड़ के 33,800 आ जाएगा। 33,800 कैसे आ गया? 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500, अगले 1 लाख पे 20% 20,000, 32,500 में 4% जोड़ा तो 33,800 हो गया। मालिक हर महीने TDS काटेगा 12 से डिवाइड करके, हर महीने 2,817 रुपए TDS पर मंथ डिडक्ट करेगा। ऐसे होता है सैलरी में, सैलरी में एक साथ नहीं कटता, सैलरी में क्या पर मंथ काटता रहता है मालिक, हर महीने काटता रहता है। साल की इनकम बना के आपसे पूछेगा कोई बीमा है, कोई हैंडीकैप्ड है, बता दो, फिर मैं वो माइनस कर लेता हूं, फिर TDS काट लूंगा 12 से डिवाइड करके। ऐसे वो भी आपका TDS जमा करवाएगा किस पे? आपके पैन नंबर पे इनकम टैक्स में। तो उसे भी क्या दे देना? अपना पैन। वो ना सबूत के तौर पे आपको फॉर्म 16 देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? फॉर्म 16। ये TDS का फॉर्मेट है,
कि भाई ये देख तेरी सैलरी ऐसे ऐसे बनती है, मैंने इतना तेरा टीडीएस जमा करवाया, उस फॉर्म 16 पे भी क्या लिखा होगा? पैन नंबर। आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर क्या देगा आपको? फॉर्म 16, जिसपे क्या होगा? एम्प्लॉय का पैन नंबर। बाकी सारी दुनिया क्या देती है? फॉर्म 16A। फॉर्म 16A। सुनो, बैंक वालों ने मेरा टीडीएस काट लिया, बैंक वाले सबूत के तौर पे ले सुमित तेरा टीडीएस काटा हमने, जो फॉर्म देंगे उसका नंबर है फॉर्म 16A। लेकिन सैलरी में फॉर्म 16A नहीं, कौन सा फॉर्म चलता है? फॉर्म 16, जिसपे आपकी सैलरी की सारी डिटेल होगी, बेसिक, अलाउंस, कितना टीडीएस कटा, सारा। और अगर आप इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या एचयूएफ हो, कोई भी हो, 5 लाख से ऊपर दुकान की सेल है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। कब तक अप्लाई कर दो? प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले पहले पैन अप्लाई कर दो, प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले पहले। लेकिन अगर कंपनी साइड में कर दूं, रेजिडेंट इंडिविजुअल छोड़ दो, बाकी सारे रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट में कौन आ गया? बाकी कंपनी, एचयूएफ, फर्म, एलएलबी, इनको तो सरकार ने 2.5 लाख की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ऊपर ट्रांजैक्शन करो तो पैन लेना जरूरी है। मतलब समझे? इंडिविजुअल, ये दोनों को कंबाइन पढ़ो, इंडिविजुअल की सेल तो 5 लाख से ऊपर होगी तो पैन लेगा, इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सारे लोग, इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सारे अदर देन इंडिविजुअल 2.5 लाख से ऊपर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैन जरूरी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट में बताया नहीं गया, जनरली मीनिंग कैश की ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज वगैरह सब आता है उसमें। यानी 2.5 लाख से ऊपर की सेल वगैरह करोगे तो अभी आपके इसमें आ जाओगे पैन में। और पैन अप्लाई कौन करेगा? पैन अप्लाई करेगा ये कौन? कंपनी है तो एमडी, डायरेक्टर वगैरह, एचयूएफ तो करता, ट्रस्ट है तो कौन? फाउंडर या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी या ऑफिसर पैन अप्लाई करेगा। ये डी पॉइंट दिखा ना, इसी का है ये पैन अप्लाई करेगा कौन? ये इनके बंदे ही करेंगे, करता एचयूएफ का, पार्टनरशिप में पार्टनर करेंगे, कंपनी में एमडी करेगा, पॉलिटिकल पार्टी में उनका प्रिंसिपल ऑफिसर जो सेक्रेटरी है वो करेगा। ये पॉइंट मैंने बता दिया था। ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स और ड्यूटी, जिस आदमी ने कोई टैक्स देना है या जीएसटी देना है तो उसके पास पैन होना जरूरी है। टैक्स दोगे कैसे? खाते में जमा कैसे होगा आपका? कोई पैन नंबर होगा तो उसी अकाउंट में जमा होगा। दूसरी बात, जीएसटी नंबर बिना पैन के मिल नहीं सकता। जीएसटी नंबर 15 अल्फान्यूमेरिक होते हैं, जिसमें 10 पैन के पहले 2 स्टेट कोड। हरियाणा का स्टेट कोड 06 है, तो आप हरियाणा में हो तो आपका जीएसटी नंबर कैसे होगा? 06। फिर 10 कौन से होंगे? पैन के 10 अल्फान्यूमेरिक, फिर वो 01Z ऐसा कुछ होगा लास्ट। ये 01 है, एक ही बिजनेस है, 2-3 तरह की ब्रांचेस खोल के बिजनेस कर रहे हो तो यहां 02 हो सकता है। चलो, जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटीआईएन की क्या है वो तो जीएसटी में पढ़ोगे। इनकम टैक्स में पैन नंबर की जरूरत क्या है? मैंने बताया जीएसटी नंबर लेना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेना है, बिना पैन के नहीं मिलेगा। जीएसटी नंबर तो बना ही किससे है? पैन से। तो पैन होना जरूरी है। लो, सारी चीजों से बच गए आप। सारी चीजों से बच गए तब भी ऑफिसर क्या कर सकता है? असेसिंग ऑफिसर एओ, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी को पैन देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन ये पैन किसको देगा? जिसकी रेल बनानी है, जिसपे क्या लेना है? एक्शन। कहता ले भाई पैन। कैसा, मेरे पैसे नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे पैन ले। अब वो पैन दे के आपकी एक आईडी बन गई, उसके पास फाइल लग गई। अब आपको बुलाएगा वो, जब बुलाना हुआ डिटेल मांगेगा। एक्शन लेने से पहले क्या देगा? पैन।
जैसे बकरे को हलाल बलि देने से पहले पूजा करते हैं ना उसकी, बिल्कुल वैसे ही ऑफिसर क्या कर रहा है, आपको पेन फ्री में देके। आपको तो लग रहा है बढ़िया पेन, देखो मैं कोई स्पेशल हूं, मेरे को बिना पेन अप्लाई किए ऑफिसर मर्जी से पेन दे रहा है। पेन नहीं दे रहा, वो तैयारी कर रहा है अपनी, बाद में एक्शन लेगा। चलो, इनकम टैक्स ने किसी पे एक्शन लेना हो ना, कोई दुकान खोले बैठा है, टैक्स भरता नहीं, कोई रिटर्न भरता नहीं, पैन नंबर है तो बढ़िया, नहीं है तो पहले पैन देगा, फिर आपसे ऑफिसर नोटिस डाल के पूछेगा डिक्लेयर योर इनकम, आप अपनी इनकम बता दीजिए। आप फंस के भी सच बोलूं तो दिक्कत, ना बोलूं तो पता नहीं क्या कुछ इकट्ठा किए फिरता ऑफिसर। किसी सीए को फोन लगाया, सर ऐसे करके लेटर है, कहता भैया तैयारी कर लो, लेटर है इसका मतलब इस लेटर का यही है। वो पहले आपको मौका दे रहा है, आप अपनी इनकम बता दो क्या है, ठीक है ना। बता के भी दिक्कत है, क्योंकि आपने कम बताई, वो कल को और बताएगा, अच्छा ये है, ये देखो ये कहां से है, ये कहां से, ये कहां से, गड़बड़ हो जाती ना, झूठ हो जाता है, और नहीं बताते तो दिक्कत है। यानी ये तो एक्शन होने से पहले की तैयारी होती है, पैन देना और आपसे आपकी इनकम पूछना। क्लियर। चलो, रेड करने आते हैं ना लोग, इनकम टैक्स वाले किसी के घर में आ गए, सीधा आके पूछते हैं उनके बुजुर्ग से जो हेड ऑफ द फैमिली है, हाँ जी बाबूजी अंदर क्या पड़ा है, पहले आके ये पूछते हैं आप बता दो क्या पड़ा है आपके पास, माल कितना पड़ा है। वो उनको मौका देता है पहले, वो बुजुर्ग भी तेज होता है, वो बहुत खिलाड़ी होता है, वो भी उसे कहता है ये जो ढूंढ लेंगे मैं भी सही क्यों बोलूं, और ये भी नहीं कहेगा कुछ नहीं पड़ा, कल को मिल गया तो फिर उसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। वो कहता है जी अब बुजुर्गों को आजकल कौन पूछता है जी, उन्हें क्या है, कुछ भी नहीं है सर, आप पता नहीं क्यों रेड करने आ गए। कहता अगर कुछ होगा थोड़ा बहुत बच्चों के पास, क्या मेरे को बताते ही नहीं, मेरे को पता नहीं। कहता ढूंढ तो ये लेंगे ही, पहले क्यों बताएं। तो ये सिस्टम होता है, पहले आपको मौका दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोर्ट कहता है आपको कुछ कहना है, सुन तो लो उसकी, मानो ना, सुनता है कोर्ट भी कि कुछ कहना है क्या तेरे को। चाहे सीसीटीवी फुटेज में आ गया बंदा क्राइम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तब भी कोर्ट उसे मौका देता है ना, तुझे अपनी बात कहनी है। चलो, तो ये भी इनकम टैक्स ऑफिसर भी ये कहता है कि आपको क्या करने को कहेगा, पैन अलॉट करेगा एक्शन लेने से पहले। कोई भी पर्सन ऊपर की कैटेगरी से बच गया तब भी पैन अप्लाई कर सकता है, फ्री में मिल जाएगा ई पैन, ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पे अप्लाई कर दो। और अगर कार्ड लेना है तो थोड़े बहुत 100 रुपए चार्जेस वो होके आ जाएगा, लेमिनेट कार्ड आ जाएगा। 15 GH फॉर्म भरने हैं तो उस पर भी क्या लिखा होता है, पैन। क्या होता है 15 GH फॉर्म, जिया बताएंगी। 15 GH फॉर्म क्या होता है, यस। अगर आपको किसी से ब्याज आ रहा है, रेंट आ रहा है, आप सामने वाले को कहते हो प्लीज मेरा टीडीएस मत काटो बिकॉज आई हैव इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसलिए मेरा टीडीएस मत काटो, बाद में रिफंड लेता फिरूंगा। तो आप क्या दे सकते हो भर के, 15G, बुजुर्ग आदमी हो तो 15H। मान लो ईशान को 70,000 रुपए ब्याज आना है एफडी का बैंक से, बैंक 10% टीडीएस काटने वाला है, ये ईशान क्या भर के दे देता है साइन करके कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए बिकॉज आई हैव इनकम, तो ये फॉर्म भर के दे देगा लेस देन 250, वो टीडीएस नहीं काट। याद रखना 15 GH झूठा ना भर देना, कल को आपकी इनकम ज्यादा निकली तो ये फ्रॉड है, तो 15 GH फॉर्म झूठा नहीं भरना चाहिए। फॉर्म 16 पे भी पैन होगा, 15 GH पे भी फॉर्म पे भी होगा, फॉर्म 16, बाकी सारे टीडीएस सबूत फॉर्म पे कौन सा नंबर होता है, 16A। बैंक टीडीएस काटेगा सबूत के तौर पे फॉर्म 16A देगा, मेरा किराएदार मेरा टीडीएस रेंट पे काट रहा है, फॉर्म 16A देगा। सैलरी में फॉर्म 16 आता है, सारे डॉक्यूमेंट पे रिटर्नों पे पैन लिखा होता है। कभी आपका घर का एड्रेस बदल गया या कंपनी का नाम बदल गया तो आप इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करेंगे, यस। उनके रिकॉर्ड में तो एड्रेस कोई और चल रहा है तो आप अपडेट करवाना चाहिए ना, यस। मान लो पीयूष का एक वोटर आईडी बन गया, वोटर कार्ड, अब इसने मोहल्ला ही बदल लिया, कहीं और दूसरे शहर में रहने लगा, तो भैया यहां का वोट कैंसिल करवाओ, वहां नया वोट बनाओ, सच्चाई यही है। पर ये नहीं मानता, क्या सारा परिवार रिश्तेदार इधर ही है, यहां के वोट डाल रहा है, इलेक्शन पे यहां के वोट डालता है,
प्रैक्टिकली गलत है। जब आप यहां रहते नहीं, यहां का कैंडिडेट चुनने का आपको क्या राइट है? जब आपका शहर ही बदल गया, जहां आप रहते हो वहां वोट करो ना, वहां के कैंडिडेट की सपोर्ट करो। सिर्फ आपका आप घर नहीं है तो यहां वोट डालने क्यों आते हो? लॉजिक नहीं है ना उस बात का, पर चल रहा है, लोग ऐसे ही चलते हैं। गांव वाले देखो रहते कहां है, काम काम करते हैं, वोट डालने पहुंच जाते हैं अपने गांव में, क्योंकि वो उनको यह भी हम है तो बेसिकली यहाँ के, नया वोट नहीं बनवाते, नया बनवाना चाहिए, रूल ये है। एक आदमी को कितने पेन मिलेंगे? एक ही मिलेगा। कितने कहां मिलने हैं? एक मिलेगा। एक आदमी एक पेन ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं। कई बार ना पेन की सीरीज बदल जाती है, अलग तरह के पेन आते हैं, तो ऐसा पुराना पेन सरेंडर कर दो, नया पेन ले लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कार्ड वार्ड सब पुराने पेन पे भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 139A रूल 114। अब मैं चल रहा हूं, ये छोड़ दिया था अपने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, जिसके ऊपर पेन लिखना जरूरी है। कई बार एमसीक्यू वगैरह में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या सेक्शन 139A का आगे क्या गया? सेक्शन 139A सबसेक्शन 5 और क्लोज सी, ठीक। और रूल में भी क्या गया? रूल 114 नहीं, रूल 114B। रूल 114B सेक्शन 139A सबसेक्शन 5 क्लोज सी, 139A5C। किन किन चीजों पे पेन लिखना जरूरी है? सुनो, पहला पॉइंट, 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी तो बार के पास क्या होना चाहिए? पैन। या बेची तो सेलर के पास भी क्या होना चाहिए? पैन। मैं 12 लाख की जमीन जायदाद इमोल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, बार के पास भी सेलर के पास भी क्या होना चाहिए? परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। क्लियर? और अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ऊपर, आप कह रहे मैंने 9 में खरीदी है, लेकिन उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सरकारी कलेक्टर रेट 10 लाख से ज्यादा है, पढ़ा था ना सेक्शन 50C, तो भी आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 9.5 की हो रही है, पर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो आपके पास क्या होना जरूरी है? पैन। और पैन नहीं है तो 10,000 रुपए पेनल्टी आप पे लग सकती है। नेक्स्ट, सेकंड, व्हीकल खरीदना है। कौन सा व्हीकल? 2 व्हीलर नहीं हो, क्या हो? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर में क्या? कुछ भी, मोटर व्हीकल खरीदना है, 4 व्हीलर। एक रियल लाइफ में केस हुआ, हैंडीकैप्ड आदमी था, 2 व्हील एक्स्ट्रा लगाए थे उसने। ऑफिसर कहता है अभी तेरे पे एक्शन लूंगा, तूने 4 व्हीलर खरीदा है। वो हैंडीकैप्ड कहता है क्यों मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो? ये 4 व्हीलर लग्जरी है, ये मजबूरी है, ये व्हीकल 2 व्हीलर है साहब, 4 व्हीलर नहीं है। 2 व्हील एक्स्ट्रा तो क्यों लगाए हैं? क्योंकि गिरूंगा नहीं। हैंडीकैप्ड। ऑफिसर कहता ना एक्ट में 4 व्हीलर लिखा है, तेरे 4 व्हील हो गए। इस पे क्या है? पैन का रूल लगेगा। क्या कहते हो आप? लगेगा। कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो 2 व्हील उतार दें, क्या ये चल सकता है? क्या 2 व्हील उतार दें चल देगा? हाँ चल देगा, स्कूटर है वो, चल देगा। तो वो क्या है? 2 व्हीलर है, ना कि 4 व्हीलर। बात उस बंदे की नहीं, इंडिया में हजारों लाखों हैंडीकैप्ड हैं, सबकी है, तो वो 2 व्हीलर है। एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, कमर्शियल ट्रैक्टर, खेती वाला अलग चीज है, चलो, एक टायर ही नहीं, 3 पे चल रहा है। देखा आपने ट्रैक्टर 3 टायर पे चल जाता हुआ, तो भैया वो 4 व्हीलर है। उसकी आरसी में क्या लिखा हुआ है? 4 व्हील। वो एक टायर उतर गया, वो 3 से चलाया जा रहा है, चल जाता है। वो बड़े वाले टायर पे वेट होता है सारा, जो ऊंचे होते हैं, आगे वाला एक टायर नहीं है तो भी चल जाता है। तो वो क्या है? 4 व्हीलर है। कभी जूस की रेडी वाले को देखा है? उसके ऊपर भी मोटर लगा के वो क्या है? रेडी को घुमा के लेके जा रहा होता है, देखा आपने? जूस की रेडी वाले पे भी क्या है? मोटर लगी है, टायर घूम रहे हैं अपने आप। क्या उसको भी पैन नंबर चाहिए? 4 व्हील तो उसके भी है और मोटर लगी है और वो चल के जा रहा है बैठ के आराम से, पर वो सिस्टम जुगाड़ सेट किया हुआ है, वो 4 व्हीलर नहीं है। उसके कोई नंबर है? नंबर देखना, कभी उसके नंबर होता है? वो रेडी वाले के, जूस वाले के ना, भैया वो रेडी है, उसने जुगाड़ करके इंजन से निकाल के उसमें लगा के रेडी में, रेडी क्या बना ली? मोटर व्हीकल बना ली।
देखा होगा वो 4 व्हीलर कभी कबाड़ ढोने वाली गाड़ी है, बाइक के पीछे 4 टायर वाली रेडी लगा ली, देखा आपने? ये फर्नीचर वाले की दुकानों पे बाइक आगे पीछे रेडी, बाइक खींच रही है रेडी को। तो आपको जी ये भी तो 5 व्हील हो गए, 6 व्हील हो गए, 4 पीछे रेडी हैं, 2 आगे बाइक हैं। वो 4 व्हीलर थोड़ी है, उसका लाइसेंस तो 2 व्हील का ही है, वो तो उसने जुगाड़ करके ट्रॉली साथ में लगा ली, तो वो 4 व्हीलर नहीं है। पता क्यों? 4 व्हीलर हाई स्टेटस दिखाता है, सीधी बात, महंगी चीज इसलिए बना। भी पैन ही नहीं है तेरे पास यार, तू गाड़ियां लिए फिरता है, रेडी वाले को क्यों बेचारे को परेशान करते हो, रखने दो। और सुनो, बैंक में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। क्या अप्लाई करना है? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में क्या अप्लाई करना है? पोस्ट ऑफिस तो डेबिट क्रेडिट कार्ड देता नहीं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक, आम बैंक, नेशनलाइज चाहे नॉन नेशनलाइज, वो सारे क्या देते हैं? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। डेबिट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। क्लियर? आपने एफडी करवानी है, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी, एफडी करवानी है बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या एनबीएफसी में, 50,000 रुपए पर ओकेजन, साल में टोटल 5 लाख, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। सुनो, एफडी करवानी है आपने बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या एनबीएफसी में, एक बार में कितने करवाने हैं? 50,000 से ज्यादा पैन चाहिए। एक बार में 50 से ज्यादा तो नहीं करवाने, पर 40-40 करके 15 बार 6 लाख करवाने हैं, तो साल के 5 लाख से ज्यादा करवाने हैं ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। साल के 5 लाख से ज्यादा हो गए तो भी पैन चाहिए, और इंडिविजुअली एक बार के 50,000 से ज्यादा की एफडी करवानी है तो भी क्या चाहिए? पैन। क्लियर? मैं बैंक में गया 60,000 रुपए की एफडी करवाने, मुझे पैन देना होगा। क्लियर? आगे चलो। अगर आपने कैश परचेज करना है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट समझते हो? हाँ जी, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट, किसी को पेमेंट देनी है तो एक तो तरीका है चेक, चेक क्लियर हो ना हो डाउट रहता है, लेकिन ड्राफ्ट क्या चीज है? प्रीपेड आर्टिकल है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। बैंक में मैं गया 60,000 का ड्राफ्ट बनवाना है, तो बैंक कहेगा लास्ट सुमित 60,000 रुपए प्लस क्या ला? चार्जेस हमारे। बैंक क्या बना देगा? बैंक ड्राफ्ट, वो प्रीपेड आइटम है। मैं अगर नवरत्न को दूंगा बैंक ड्राफ्ट, नवरत्न भाग के ले लेगा क्योंकि इसकी पेमेंट होके रहेगी, ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। चेक दूंगा तो शायद ना ले, पता नहीं सर के अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, ये सोचेगा, लेकिन बैंक ड्राफ्ट तो ऑलरेडी पेड आइटम है, इसलिए बैंक ड्राफ्ट हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपने कैश काउंटर पे देके बैंक ड्राफ्ट बनाना है या पे ऑर्डर या बैंकर चेक बनवाना है, 50,000 से ऊपर ही ना डे, तो आपको क्या चाहिए? पैन। याद रखना, ध्यान से सुनो, अगर बैंक ड्राफ्ट कैश नहीं दे रहा, मैं मेरे अकाउंट में से डेबिट हो रहे हैं, समझ गए? मेरा बैंक में अकाउंट है 7 लाख रुपए पड़े, मैंने उसमें से 60,000 रुपए का क्या बनाना है? ड्राफ्ट। मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए, 7 लाख घट के 640 रह गए और ड्राफ्ट बन गया 60,000 का, क्या पैन चाहिए? ना। पैन कब चाहिए? जब कैश देके ड्राफ्ट बना रहे हो एक दिन में 50 से ज्यादा का, ड्राफ्ट या बैंकर चेक। बाहर भेजना है उसे ड्राफ्ट बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट। लोकल किसी को देना है तो उसे क्या बोलते हैं? बैंकर चेक। 50,000 से ऊपर एक दिन में कैश देके बनवाना है तो क्या चाहिए आपको? पैन नंबर। कई बार बैंक में गए आप पैसे जमा करवाने 50,000, सामने वाला कैशियर बहुत अच्छा है, क्या ले बेटा 100 रुपये वापिस ले, 100 रुपये वापिस ले ले, पैसे जमा हो गया, बड़े परेशान, अंकल ने 100 रुपये दे क्यों दिए? फिर देखा जमा कितने हो? 49,900। अंकल ने इसलिए दे दिए क्योंकि आपके बैंक के रिकॉर्ड में पैन नंबर चढ़ा नहीं हुआ आपका। मैं उसने देखा इस बंदे का पैन तो है नहीं, और पैन नहीं है तो एक दिन में बैंक में 50,000 से ऊपर किसी खाते में जमा भी नहीं होते, सेविंग में भी नहीं। क्या होना चाहिए उसके लिए आपके पास? पैन। पैन है नहीं, उसने सोचा बच्चे को क्या समझाऊंगा, पैन है नहीं है, उसने 100 रुपये वापिस करके 49,900 आपके खाते में जमा कर दिए, क्योंकि 50,000 या उससे ऊपर जमा बिना पैन के नहीं होंगे। क्लियर? अगर कर भी लिए तो बैंक भी जिम्मेवार, आप भी जिम्मेवार, पेनल्टी लग सकती है।
कैश जमा करवाने एक दिन में किसी भी बैंक में किसी भी खाते में, एनी अकाउंट, एनी अकाउंट, बैंक में सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी अकाउंट में अगर आपको 50,000 से ज्यादा जमा करवाने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। आगे चलो, नया अकाउंट खोलना है, सेविंग और एफडी को छोड़ दो। सेविंग अकाउंट खुलवाना है या बैंक में एफडी करवानी है? नहीं, उसके लिए पैन नहीं चाहिए। लेकिन आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, सीसी लिमिट लोन पास हुआ आपका, वो अकाउंट खुलवाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? जैसे करंट अकाउंट खुलवाना है, कैश क्रेडिट लिमिट वाला अकाउंट खुलवाना है, लोन लेना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। हाँ, सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो पैन की जरूरत नहीं है, और अगर एफडी करवानी है तो पैन की जरूरत नहीं। हाँ, एफडी 50,000 से ज्यादा की करवानी है बैंक में तो पैन चाहिए। सिर्फ एफडी अकाउंट खुलवाना है तो पैन नहीं चाहिए। कहता है पेमेंट की है वन और मोर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वन और मोर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड बाय आरबीआई, सेटलमेंट टू बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर कंपनी इंस्टीट्यूशन। अगर पेमेंट कैश और बाय वे ऑफ ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक 50,000 से साल में ज्यादा है तो आपको क्या? वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड बाय आरबीआई, ठीक है। कहता है मतलब पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कई तरह की ना चीजें चलती हैं, जैसे ट्रेवलर चेक चलते हैं बैंक में ना, ट्रेवलर। आजकल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ये बेकार हो गए, पहले चलते थे। आजकल तो क्या है, आप बैंकिंग आपके फोन में है, नेट बैंकिंग, यूपीआई से अटैच है बैंक अकाउंट, जब मर्जी पैसे निकाल लो अपने अकाउंट से, और गुम होने का डर नहीं, कुछ नहीं, ना खुले पैसे का चक्कर है, स्कैन करो पेमेंट दो। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे आप घूमने गए कहीं, असम चले गए आप, गुवाहाटी, असम, अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग, कहीं दूर। मैं दूर इसलिए भेज रहा हूं आपको कि नजदीक में तो जान पहचान वाले मिल जाते हैं, दूर नहीं मिलते, इसलिए कह रहा हूं। सुनो, आप शिलोंग चले गए, किसी का रिश्तेदार है शिलोंग में? भाई मेरा एक सीए दोस्त है, पर बहुत कम होते हैं। हिसार का कोई दोस्त रहता है शिलोंग में, तो चलो वैसे बहुत कम, उसको छोड़ दूं तो मुझे भी कोई शायद मिलेगा ही नहीं, कहीं बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। गुवाहाटी तो मिल जाएंगे स्टूडेंट भी अपने, लेकिन शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेवांग और उधर कोई नहीं मिलेगा। चलो, क्या था पुराने टाइम? पुराने टाइम में एटीएम नहीं थे, यूपीआई चलता नहीं था, बंदे को कहीं जाना है तो माल जेब में भर के जाना पड़ता था। क्यों? वहां के पैसे के बिना कौन काम आएगा। तो क्या होता था, वहां पैसे डाल के ले गए, मान लो पूरी फैमिली है तो लाख रुपए ले गए, लाख से भी ज्यादा लग जाएंगे शायद, पूरी फैमिली है, 1 लाख लेके ले गए। आजकल तो और भी मुश्किल, 500 से बड़ा नोट भी नहीं है, संभालना मुश्किल, 2 पैकेट, और रास्ते में चोरी का डर, बुरा हाल, बिहार यूपी टपके जाना है तो आसान थोड़ी है। वहां तो बहुत बुरा हाल है, वहां तो ट्रेन की बोगी अंदर से बंद कर लेते हैं, भी स्टेशन पे कोई चढ़ने वाला नहीं है, लोग अंदर से बंद कर लेते हैं, अटैक होते हैं, बड़ा बुरा हाल है। कई जगह लूट हो जाती है, मार काट, ये वो। तो क्या हुआ, कैश लेके जाते थे, डरते थे वहां चोरी हो गया तो, और ना लेके जाए कैश, वहां हेल्प कौन करेगा, कोई जानता नहीं, समझ गए। तो फोन तक भी नहीं होते थे लोगों के पास, लोग क्या करते थे, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लेके जाते थे, ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक क्या होता है, सुनो, मैं गया ट्रैवलर चेक लेने बैंक में, 10-10 हजार के 10 ट्रैवलर चेक ले लिए मैंने। बैंक लाओ जी, सुमित जी लाओ, 10 चाहिए, 10-10 हजार वाले, मैंने कहा 10 ले लिए, लाख रुपए प्लस थोड़ा बहुत बैंक ने क्या ले लिया, चार्जेस, और कई बार तो बैंक चार्जेस भी नहीं लेता, फ्री सेवा। 10-10 हजार की 10 चिट दे दी बैंक ने, दैट्स कॉल्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ट्रैवलर चेक। लाख रुपए जमा हो गया, अब मैं लेके असम चला गया फैमिली के साथ, थोड़े से पैसे कैश भी है, 10-20 हजार। जब मुझे पैसे की जरूरत हुई, स्टेट बैंक के ये ट्रैवलर चेक हैं, मैं वहां आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी ब्रांच में गया, मैंने जाके उनको एक ट्रैवलर चेक दिखाया, प्लीज गिव मी ₹10,000। वो कहेंगे अच्छा आप सुमित हैं, उस पर लिखा हुआ है ना नाम, सुमित गोयल। मैंने कहा, कहता आईडी दिखाओ, मैंने दिखा दी, उन्होंने आईडी से मैच कर लिया फेस, ये वो सारा।
फिर कहते हैं सर एक साइन करो, वो साइन बिल्कुल वही होनी चाहिए जो ट्रैवलर चेक पे हुए एक साइन पहले, एक और करवाएगा, मैच कर गया, ट्रैवलर चेक वो रख लेगा, आपके पॉकेट में 10,000 रुपये डाल देगा। हो गया ना आसान काम, आसान काम हो गया। पैसे घूमने का डर, जब फिर खत्म हो गया फिर एक और कैश करा लेंगे, एक और खत्म हो गया एक और कैश करा लेंगे। एंड में हुआ क्या, 6 यूज कर दिए मैंने, 4 बच के ट्रैवलर चेक। अब धक्के से थोड़ी खर्चने हैं, सिर्फ आ गया वापिस, बैंक में गया, 4 ट्रैवलर चेक वापिस किए, 40,000 रुपये ले आया। समझ गए, ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम चलता है ट्रैवलर चेक का। समझ आई बात। बैंक चार्जेस क्यों नहीं लेता था, बैंक ब्याज नहीं खा रहा, बैंक इंटरेस्ट खा रहा है फ्री में। लाख रुपए आपके जमा हो गए, हो सकता है आप असम शिलोंग कहेंगे महीना आए ना वापिस, बचे हुए लेने भी ना आए, बैंक को तो फ्री में इंटरेस्ट खा रहा है। ऐसे कोई भी प्रीपेड, आजकल ये जमाना गया, आजकल तो पता क्या है, पैसे नहीं भी है ना, हाँ जी सुनो, ऋषभ है, कुणाल है, ईशान है, नवरत्न, पीयूष है, गिनी, कहीं घूमने चले गए, ना तो जेब में कैश लेके गए खास, ना कोई उस यूपीआई वॉलेट वगैरह में है, बस चले गए, वहां जाके पेरेंट्स को कहते हैं भी हमें वापस बुलाने तो पैसे डाल दो। ऐसे अपने आप डालें, यही होता है आजकल, पैसे पूछे उड़ा देते हैं वहां जाके, फिर घर वालों को कहते हैं देखो जी खाली हो चुका है। फोन का रिचार्ज भी थोड़ा ही है, बस 1-2 दिन का, आप पैसे डाल दो। अपने आप डालेंगे बेचारे, क्या है डालेंगे आप, क्या बेटा चिंता ना करो, लो पैसे लो, इस तरह का सिस्टम होता है। चलो, तो फोन होना चाहिए आजकल, बस सब कुछ हो जाएगा। क्या कहता है, 50,000 से ऊपर कैसे कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, चाहे वो कैश लेने हैं चाहे चेक के थ्रू, ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लेने हैं 50,000 से ऊपर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। आगे, आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है, कहां खुलवाना है डीमैट अकाउंट, कहां खुलता है, डिपॉजिटरी के पास, एनएसडीएल से अप्रूव्ड, सीएसडीएल से अप्रूव्ड, बड़े मार्केट में बैठे हैं बंदे जो आपका डीमैट अकाउंट खोलते हैं, रैली गेयर वाले, निशान सिक्योरिटी वाले, कई बैंक भी डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। डीमैट अकाउंट किस काम आता है, शेयर के, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करनी है, लिस्टेड कंपनी के शेयर किस अकाउंट में आएंगे, डीमैट अकाउंट में, खरीदोगे बेचोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन। एक आदमी एक ही डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है, एक पैन पे एक डीमैट अकाउंट, बस 2-2, 3-3 डीमैट अकाउंट आपके नहीं हो सकते। बैंक में अकाउंट तो कई हो सकते हैं अलग अलग बैंकों में, पर डीमैट अकाउंट एक, आधार कार्ड एक, राशन कार्ड एक, वोटर कार्ड एक, लाइसेंस एक, पैन नंबर भी एक, अलग अलग हो सकते हैं क्या पैन। चलो नेक्स्ट, अगर शेयर को छोड़ो, शेयर का नीचे रूल है, कहता है कोई भी सिक्योरिटी 1 लाख रुपए से ऊपर की, सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी 1 लाख से ऊपर की है, एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956 में बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिक्योरिटी खरीद रहे हो शेयर को छोड़ के 1 लाख से ऊपर की पर ट्रांजैक्शन, एक बार में लाख से ऊपर की सिक्योरिटी खरीद रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन। अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीद रहे हो लाख से ऊपर, क्या होना चाहिए, पैन। लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदोगे तो पैन होएगा पक्का। आप बताओ, लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं तो कहने की जरूरत नहीं मेरे पास पक्का पैन है, क्यों, क्यों, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर डीमैट अकाउंट में आएंगे, और डीमैट अकाउंट खुलता ही किसका है, जिसके पास पैन हो। इसलिए मैं अगर 1,000 रुपए के भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदूं तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर पैन ले लेना, अंडरस्टूड है, पैन जो है वो तो ही होगा तो ही डीमैट अकाउंट खुलेगा, पर अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर तो डीमैट अकाउंट में नहीं आते। उसके लिए रूल है कि अगर लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीद रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन। पर ट्रांजैक्शन है ये, पर ट्रांजैक्शन, लाख से ऊपर की है तो पैन। छोटी छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हो अनलिस्टेड कंपनी की 20-20, 25,000 तो पैन की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल एक ट्रांजैक्शन लाख से ऊपर की तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन। सिक्योरिटी खरीदी कोई और शेयर के अलावा तो भी क्या होना चाहिए, पैन। म्यूचुअल फंड के यूनिट में पैसा लगा रहे हो या किसी कंपनी के डिबेंचर में,
म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो या कंपनी के डिबेंचर में या आरबीआई के बॉन्ड में 50,000 से ज्यादा, तो आपके पास क्या होना चाहिए? या आरबीआई के बॉन्ड क्या 50,000 से ज्यादा के, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। वैसे इसमें आजकल ये रूल चलता है कि कैश खरीदोगे ना तो पैन चाहिए, अगर अकाउंट से ट्रांसफर होकर खरीदोगे तो पैन की जरूरत नॉर्मली इस केस में नहीं पड़ती, डिबेंचर वगैरह में। परचेज बाय कैश, और अगर अकाउंट से जाते हैं तो नीड पड़ती जरूरत। आप रेस्टोरेंट में पार्टी करते हो, एक बार की पेमेंट टोटल, एक बार की पेमेंट 50,000 से ज्यादा है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। आपने पार्टी की होटल रेस्टोरेंट में 60,000 बिल बन गया, एक पार्टी का, एक ट्रांजैक्शन, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। पेमेंट दे रहे हो 50,000 से ज्यादा, तो क्या होना चाहिए? पैन। जीवन बीमा 50,000 से ऊपर साल का दे रहे हो तो क्या होना चाहिए? पैन। साल का कितना? 50,000 रुपए से ज्यादा, तो क्या होना चाहिए? पैन। अगर ट्रेवल, अच्छा पॉइंट है ये, यस 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 यस। तो नॉर्मली देखो, डिवेंचर खरीदे 50 से ज्यादा, आरबीआई के बॉन्ड खरीदे, म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे, कुछ नहीं लिखा हुआ, 50,000 से ज्यादा खरीदे तो क्या चाहिए? पैन। अनलिस्टेड वेंचर लाख से ज्यादा खरीदे, पैन। और कोई सिक्योरिटी लाख से ऊपर खरीदी, पैन। पर डिवेंचर पे रूल क्या है? 50,000। ओके। जीवन बीमा 50,000 से ज्यादा साल में भर रहे हो तो आपके पास क्या चाहिए? पैन। साल का है ये, साल का। मान लो मेरे 2-3 बीमे हैं, एक बीमे में 20, एक में 25, एक में 15 पे कर रहा हूं, तो मैं साल में टोटल जीवन बीमा कितना दे रहा हूं? 50,000 से ज्यादा। पर ट्रांजेक्शन नहीं है, यहां फॉर द ईयर है। 50,000 से ज्यादा का बीमा साल में भर रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पैन। अगर फॉरेन ट्रेवल की पेमेंट है या पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी है एट वन टाइम, अगर पेमेंट कैश में है तो 50,000 से ऊपर पैन होना चाहिए। अगर कैश पेमेंट 10,000 है तो कोई पैन की जरूरत नहीं, 40,000 है तो कोई पैन की जरूरत नहीं, 50 से ज्यादा चेक से है, ड्राफ्ट से है, तो भी पैन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां वर्ड क्या है? कैश। मैं ये कह रहा हूं पेमेंट ऑफ कैश 40,000 फॉर फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, नो पैन रिक्वायर्ड, कोई पैन की जरूरत नहीं। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो फॉर फॉरेन ट्रेवल, $60,000, तो आपको क्या चाहिए? पैन रिक्वायर्ड है। अगर आप कहता है पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल, खुद के या परिवार के किसी बंदे के फॉरेन टूर के खर्चे पे कर रहे हो, बाय किससे कर रहे हो? चेक से, तो नो पैन रिक्वायर्ड। पैन की जरूरत कब है? जब आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो या फॉरेन ट्रेवल की पेमेंट दे रहे हो। किसमें दे रहे हो? कैश, तो आपको पैन चाहिए। 50 से ऊपर दे रहे हो तब, और कैश भी 50 से कम दे रहे हैं तो कोई पैन नहीं। 70-80 हजार दे रहे हो चेक से तो भी कोई पैन की जरूरत नहीं, कैश पे है। 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करोगे सेल परचेज की तो भी क्या होना चाहिए? पैन। इसके अलावा ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में तो पैन चाहिए, उनसे बच गए। पर दुकान के लिए माल खरीद रहे हो 2 लाख से ऊपर का, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। चाहे वो चेक से खरीदो चाहे कैश खरीदो, 2 लाख से ऊपर पर ट्रांजैक्शन अगर सेल परचेज कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन। यानी मैं 2.5 लाख का माल खरीद रहा हूं या 2.20 का माल खरीद रहा हूं, पैन चाहिए। बेच रहा हूं 2,05,000 का, तो भी क्या चाहिए? पैन। 2 लाख से ऊपर का माल खरीदने या बेचने पे क्या चाहिए? पैन। टीडीएस की रिटर्नों पे भी क्या लिखा होता है? पैन। जो टीडीएस काटता है ना, वो टीडीएस की रिटर्नें भी भरता है, उस रिटर्नों पे भी क्या लिखा जाएगा? पैन। रख लोगे इतनी बड़ी लिस्ट यार। फॉरेन ट्रेवल में क्या है? कैश टिकट लोगे या फॉरेन करेंसी 50,000 से ऊपर तो पैन चाहिए।
40,000 30,000 रुपए नहीं चाहिए। 50 से ऊपर चेक से पेमेंट दोगे पैन नहीं चाहिए। ड्राफ्ट बनाया बैंकर चेक 50,000 से ऊपर कैश देके तो पैन चाहिए। किसी चेक वगैरह के थ्रू बनवाया, खाते से डेबिट होके बनवाया तो पैन नहीं चाहिए। अनलिस्टेड शेयर लाख से ऊपर पर ट्रांजैक्शन डील करोगे तो पैन चाहिए। डिवेंचर 50 से ऊपर, आरबीआई बॉन्ड 50 से ऊपर तो पैन चाहिए। बोलो, सेविंग अकाउंट खुलवाया, एफडी करवाया, पैन नहीं चाहिए। लेकिन करंट अकाउंट, सीसी लिमिट वाला अकाउंट खुलवाया तो पैन चाहिए। डेबिट क्रेडिट कार्ड लेना है तो भी पैन चाहिए। 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी पैन। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 से ऊपर तो भी पैन की जरूरत है। टीडीएस कट रहा है तो पैन, टीडीएस किसी का काट रहे हो तो पैन, टीडीएस की रिटर्न भर रहे हो तो भी क्या चाहिए, पैन। 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर रहे हो सिंगल तो भी आपके पास क्या होना चाहिए, पैन। पैन चाहिए पर नहीं आपके पास तो 10,000 रुपये क्या लग सकती है, पेनल्टी। बोलो, जीवन बीमा जैसे मर्जी भरो, 50,000 से ऊपर भरो तो क्या चाहिए, पैन। बोलोगे डाउट। 4 व्हीलर खरीदना है तो पैन चाहिए। नीचे नोट पढ़ो, जो इन सब चीजों से बच गया वो भी पैन लेना चाहे तो ले सकता है, हाँ ले सकता है, तेरी मर्जी है, ले ले। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी के लोगों को जो है इन सब रूल से क्या है, फ्री कर सकती है अगर जरूरी लगता है तो। लो, हर पर्सन इनमें से कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो पैन या आधार उसे कोट करना होगा। आजकल आधार किससे लिंक हो जाता है, पैन से। फिर आप डॉक्यूमेंट पे पैन की जगह आधार भी दे देंगे तो चलेगा। आपका एड्रेस बदला, पैन का इन्फॉर्म कर दोगे, सामने वाले को पैन नंबर आपने देना है। लो जी मेरा पैन टीडीएस काट रहे हो तो मेरे पैन नंबर पे जमा करा देना, पैन आपको देना पड़ेगा। पैन आजकल ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, मैंने बताया किसकी साइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ई फाइलिंग वाला पोर्टल है। माइनर के केस में पैन किसका लगा जाएगा, उसके पेरेंट्स का या गार्डियन, जो भी उसका गार्डियन है उसका। माइनर की रिटर्न भरनी है तो पैन माइनर का ना लिख के उसके लीगल गार्डियन का लिखेंगे। कौन लोग एग्जम्प्ट है पैन से, एक तो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग पैन से एग्जम्प्ट हैं। अब सरकारी डिपार्टमेंट हो, आपको पैन लेने की कोई जरूरत, यानी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जैसे रोडवेज वाले, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग नहीं, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट जैसे हरियाणा रोडवेज है। हरियाणा रोडवेज बैंक में 50,000 से ऊपर जमा कराने गया तो क्या हरियाणा रोडवेज को पैन चाहिए, अक्सर माफ हैं ये लोग। नॉन रेजिडेंट भी माफ है। थोड़े दिन के लिए इंडिया आया, अगला कहता है काम मैं पैन लूंगा सर, गेस्ट हूं आपका, 2-4 दिन में चला जाऊंगा, उसे पैन से क्या कर देंगे हम, एग्जाम। क्लियर। किनको पैन रखने से एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट है कौन, नॉन रेजिडेंट। कौन, सेक्शन 2 क्लॉज 30 में नॉन रेजिडेंट कहता, हाउएवर नॉन रेजिडेंट को पैन अपना लिखना चाहिए हर ट्रांजैक्शन पे। नॉन रेजिडेंट को अपनी हर ट्रांजैक्शन पे क्या लिखना चाहिए, पैन कोट करना चाहिए। चलिए, नॉन रेजिडेंट को अपनी हर ट्रांजैक्शन पे क्या है, पैन। इफ he is entering into certain transaction, sale or purchase of security, mutual fund, unlisted share, debentures, immovable property, motor vehicle, opening the account with bank other than saving or time deposit, opening demat account, FD 50,000 से ऊपर, in aggregate 5 लाख से ऊपर, इंश्योरेंस दे रहा है 50,000 से ऊपर। If non-resident is exempted to apply PAN, then they should have a copy of certain passport instead of PAN। देखो, नॉन रेजिडेंट का मीनिंग तो सेक्शन 2 क्लोज 30 बताता है और अपन ने वैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में भी देखा है, ठीक है। लेकिन नॉन रेजिडेंट कुछ कैटेगरी में माफ है, जैसे इसमें पढ़ो ध्यान से,
नॉन रेजिडेंट को पैन लिखना चाहिए अपनी हर ट्रांजेक्शन पे अगर वो एग्जम्प्ट नहीं है। अगर नॉन रेजिडेंट ने सरकार से एग्जम्पशन ले ली एप्लीकेशन देके कि सर मेरे को पैन से रिलैक्स कर दो, मैं तो इंडिया में थोड़े दिन हूं, सरकार आपको एग्जम्पशन दे दे तो आप एग्जम्प्ट हो। बस आप पासपोर्ट की कॉपी बता देना सामने वाले को, पासपोर्ट व्हीकल खरीद रहे हो पासपोर्ट की कॉपी दे दो, वो जो है पैन नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है ना, अगर एग्जम्प्ट हो तो। वरना आपको इन सब पे क्या देना पड़ेगा, पैन नंबर, अगर कोई एग्जम्प्ट नहीं हो तो। सिक्योरिटी खरीदनी है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, मोटर व्हीकल खरीदना है, डीमेट अकाउंट खुलवाना है, एफडी 50,000 से ऊपर, तो आपको पैन लिखना जरूरी है। यानी माफी क्या है, गिनी चुनी चीजें, लगभग सारी तो आ गई, ठीक है ना। तो माफी क्या है, इमोल प्रॉपर्टी भी आ गई, 50,000 से ऊपर के बॉन्ड वॉन्ड भी आ गए, ठीक है, डीमेट अकाउंट भी आ गया, तो माफ है ही नहीं। अगर सरकार माफ कर दे एप्लीकेशन देके तो आप पासपोर्ट की कॉपी लगा देना हर जगह। बैंक में जमा करा रहे हो पासपोर्ट की कॉपी दे दो, सर मेरे को माफ है, ये देखो सरकार ने मुझे एक स्पेशल परमिशन दे रखी है। आगे बढ़ो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी पैन नहीं देना। बिजली बोर्ड पैसे जमा करवाने जा रहा है बैंक में कैश करंट अकाउंट में लाखों रुपए, पैन देने की जरूरत। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जिसके पास पैन नहीं है और हु एंटर इनटू ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अबव, कहता है ही शैल मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 दैट पर्टिकुलर ऑफ टर्न। ऐसा है, अगर कोई बंदा आम इंडिया का आदमी है, मान लो पैन से माफ है, मान लो पैन नंबर उसके पास है नहीं, ऊपर वाली कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसे एक डिक्लेरेशन देनी है कि मुझे पैन से क्या है, एग्जम्पशन मिली हुई है, तो मेरे पास पैन नहीं है। वो एक फॉर्म 60 भर के जमा कराएगा, जैसे 15 GH जमा कराते हैं ना, ऐसी वो कौन सा फॉर्म जमा करवाएगा, 15G या 15H की तरह फॉर्म 60। क्लियर। तो पैन से माफ क्या है, सरकारी ऑफिस, नॉन रेजिडेंट अगर एग्जम्पशन मिली हुई है उसे, ठीक है, या कोई और पर्सन जिसके पास पैन नहीं है क्योंकि वो एग्जम्प्ट है, वो फॉर्म 60 जमा करा देगा। पैन कुछ डॉक्यूमेंट पे लिखना जरूरी है, जैसे आप एम्प्लॉय के पर्क्विजिट सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, उसका पर्टिकुलर तैयार कर रहे हो, एम्प्लॉय को कितना सैलरी दी, पर्क्विजिट दिए, उस पे टीडीएस की रिटर्न भर रहे हो उस पे, ठीक, ऑल रिटर्न, बैंक जो पेमेंट दे रहा है उसकी रिटर्न तैयार कर रहा है। सीधी सी बात है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी रिटर्न, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, आपके पास क्या होना चाहिए, पैन, बिना उसके नहीं। सीबीटी चाहे तो पैन के रिगार्डिंग रूल बना सकता है कि किसके लिए पैन जरूरी है, कहां पैन लिखना जरूरी है। बिजनेस प्रोफेशन के लिए पैन हर आदमी का लिखना है कि नहीं लिखना, ये रीड ओनली टॉपिक है। ये क्या टॉपिक है, पैन इंटीमेट करना किसकी ड्यूटी है, जिसे इनकम आ रही है। अब बैंक है वो आपको ब्याज पे टीडीएस काटेगा, तो आपकी ड्यूटी बनती है बैंक को क्या दे दो, पैन, ताकि वो उस अकाउंट में जमा करवा दे, ठीक। तो वो बता रहा है उस हर आदमी की ड्यूटी है जो इनकम रिसीव कर रहा है, सामने वाला पेयर को वो क्या दे दे, अपना पेई अपना पैन नंबर दे दे, ताकि उस अकाउंट में सही से पैसे जमा करवा दे। जैसे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना पैन देगा, ताकि एम्प्लॉयर कल को सही जगह आपका टीडीएस जमा करा सके। ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु हैज डिडक्टेड टीडीएस, जिसने टीडीएस काटा उसकी क्या ड्यूटी बनती है, सरकार के डिपार्टमेंट में जमा करे, और उस बंदे को जिसका टीडीएस काटा है डिडक्टी, उसको क्या दे, फॉर्म 16 सबूत कि मैंने तेरा टीडीएस जमा करवा दिया है। क्लियर। टीसीएस के केस में हर बार लाइसेंसी क्या है, अपना पैन इंटीमेट करेगा, किसको, वाइन खरीदने वाला, टिम्बर खरीदने वाला, कार खरीदने वाला, किसको इन्फॉर्म करेगा, सेलर को, वाइन के मैन्युफैक्चरर को, कि सर मेरा ये टीसीएस है, मेरा टीसीएस काट के इस पैन नंबर पे जमा कर देना, कहीं कल को मेरे को रिफंड ही ना मिले, ठीक। तो कोई भी इस तरह की ट्रांजैक्शन करेगा उसे अपना आधार या पैन या दोनों देने पड़ेंगे।
और आजकल आधार और पैन के थ्रू क्या होता है, आपकी रिटर्न भी क्या हो जाती है, ई वेरीफाई, बायोमेट्रिक साइन की जरूरत नहीं, ऑनलाइन रिटर्न वेरीफाई हो जाती है आधार और पैन की लिंकिंग के थ्रू। पैन होना जरूरी है। ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन वही है, आधार ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं। कोई भी एड्रेस चेंज होगा पैन में ऑफिसर को बताना जरूरी है। और 2 पैन किसी के पास हो नहीं सकते, फ्रॉड है। क्या होना चाहिए एक आदमी के पास, 1 पैन। पैन लेना जरूरी था, आपने पैन नहीं लिया तो क्या लग सकता है आप पे, 10,000 रुपए की क्या लग सकती है, पेनल्टी। सही है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18। क्या ऑफिसर किसी को पैन दे सकता है? हाँ दे सकता है, ये ऑफिसर की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर, दे सकता है। आधार नंबर क्या, 139AA आधार नंबर। आधार नंबर आपका यूडीआई, आपकी पहचान है, आपकी आईडी है, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, हाँ जिस पे आपका एड्रेस भी होता है और आपका नाम फादर नेम भी होता है आधार पे। आधार आपकी आईडी है पूरी। तो कहता है हर पर्सन को आधार लेना चाहिए जो क्या है, पैन अप्लाई करना चाहता है या रिटर्न भरना चाहता है। आजकल रिटर्न भरोगे तो वहां भी क्या मांगा जाएगा आपसे, आधार नंबर, बल्कि ऑटोमेटिकली लिंक है आजकल तो आधार और पैन। ठीक, और पैन अप्लाई करना है तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, अपना आधार नंबर। इनकम टैक्स की रिटर्न आधार पैन के बिना नहीं जाती। कई बार आपने आधार अप्लाई कर दिया, आधार नंबर अप्लाई कर दिया, अभी बन के नहीं आया आधार नंबर, बन के नहीं आया आधार नंबर अभी, तो क्या वो ना एक चिट देते हैं 28 नंबर का एनरोलमेंट आईडी होता है, उस पे वो लिख दो, जहां आधार पैन लिखना है वहां पे क्या लिख दो, उसकी एनरोलमेंट आईडी। अगर आपको पैन मिल गया तो आप जो रिलेटेड ऑफिसर है उसे इन्फॉर्म कर दें। इन्फॉर्म तो क्या करना है, लिंक कर लो, सीधी बात। सुनो, पहले पैन था आधार नहीं था, या आधार था पैन नहीं था, ले लो जो नहीं है, उसके बाद उनकी आपस में क्या करवा दो, लिंकिंग ऑनलाइन जाके, यानी आप ऑफिसर को अपना पैन आधार दोनों प्रोवाइड कर दो। और अगर आधार नंबर देने में फेल हो गया, वैसे आधार 1 जुलाई 23 तक मिलना था, आधार पैन की लिंकिंग कब तक होनी थी, जुलाई 23, अब वो डेट निकल गई 1 जुलाई 23। अब अगर आधार पैन लिंक करना है तो कितनी पेनल्टी है, 1,000 रुपए। आधार पैन लिंक करना था ऑनलाइन, उसकी लास्ट डेट 1 जुलाई 23 थी, 1 जुलाई 23 के बाद 1,000 रुपए क्या लगेगा, अगर आधार और पैन आपस में लिंक करने हैं, 1,000 रुपए फाइन है, फीस है। कुछ लोगों को आधार नंबर लेना जरूरी नहीं है। जो कौन लोग हैं, असम के, जम्मू के, कश्मीर के, मेघालय के, इनको आधार नंबर से क्या कर रखा है, रिलैक्स। असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं पड़ती ना आधार की ना पैन की, नॉर्मली। जो 80 साल से ज्यादा का बुजुर्ग है वो आधार नंबर ना ले, कोई चक्कर नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग को आधार नंबर लेने की जरूरत नहीं। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो तो आपको भी आधार नंबर लेने की जरूरत नहीं। नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं, 80 साल से ज्यादा वाले को आधार की जरूरत नहीं, ठीक। और नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय में भी आधार नंबर की जरूरत नहीं। 30 जून 23 लास्ट डेट थी, 1 जुलाई 23 के बाद आपके पास क्या कंपल्सरी कर दिया गया, आधार पैन लिंक करना जरूरी कर दिया है। नहीं है तो अब करवाओगे तो 1,000 रुपए क्या लगेगा, फाइन के साथ होगा। क्या आधार पैन आपस में इंटरलिंक है, हाँ। जब वो लिंक ही हो गया आधार पैन, तो जहां पैन देना है वो आधार दे दो, चलेगा, क्योंकि डाटा आपस में क्या है, वो लिंक है, लिंक है वो डाटा। तो जहां पैन लिखना है वो आधार लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करता हूं आगे।